अनामिका बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बिना सोचे समझे तू गौरी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है? बिना सोचे समझे नहीं माँ जी, सोच समझ कर ही इल्जाम लगाया है मैंने इस पर। अब आप ही सोचिए ना, इतने लंबे समय में हमारे घर पर कभी चोरी नहीं हुई है, तो फिर अब अचानक से कैसे हो गई? नहीं माँ जी, मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने घर पर सबको ईमानदारी के साथ काम करते हुए देखा है। चोरी करना तो दूर की बात है, लेकिन मैं उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। फिर चाहे मेरे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं चोरी बिल्कुल नहीं करूंगी माँ जी। माँ, आप बेवजह इस बेचारी को कोस रही हो। मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टाफ मेंबर की तलाशी हो। आपकी नजर में सिर्फ गौरी ही इस घर में नई नई रहने आई है, लेकिन आप उन नए स्टाफ मेंबर को कैसे भूल सकती हो जिन्हें आपने ही हायर किया है पिछले महीने? और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उन नए स्टाफ मेंबर की भी तलाशी हो। ठीक है बेटा, वैसे भी अनामिका के द्वारा हायर किए स्टाफ मेंबर बस दिखने में ही अच्छे हैं, लेकिन वो तो ढंग का कोई काम भी नहीं करते और ना ही किसी के साथ तमीज से पेश आते हैं। ना जाने ऐसे मेंबर ये कहाँ से ढूंढ कर लाती है। मैं कह रही हूं ना आपसे, मेरे द्वारा लाए हुए स्टाफ मेंबर ने चोरी नहीं की होगी, चोरी इसी ने की है। आखिर आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? लेकिन माँ, एक बार तलाशी करने में क्या हर्ज है? फिर नए स्टाफ मेंबर की तलाशी करने पर उन्हें पता चलता है कि वो ज्वेलरी सेट उन्हीं में से किसी एक ने चुराया है। देखा माँ, गौरी ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपने उसे कितना बुरा भला बोला। और नहीं तो क्या। चल अनामिका, गौरी से माफी मांग। क्या? मैंने कहा गौरी से माफी मांग। माफी मांगे माय फुट। मैं इस गरीब पर टीचर से माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगी। अनामिका, तमीज भूल गई है क्या तू? रहने दीजिए दादी, जबरदस्ती में मांगी गई कोई भी चीज अच्छी नहीं होती और मुझे किसी से कोई माफी नहीं चाहिए। फिर अनामिका वहां से चली जाती है। गौरी, तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो यार? ये लोग तुम्हें कितना कुछ कहते हैं, लेकिन फिर भी तुम वैसी की वैसी ही रहती हो। इसी बात का तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? नहीं लगता साधना, क्योंकि मेरा मन साफ है। उनके कर्म उनके पास और मेरे कर्म मेरे पास, और एक ना एक दिन मेरे कर्मों का फल मुझे जरूर मिलेगा। इसीलिए लड़ने झगड़ने और रूठने में समय और अपनी ऊर्जा जाया नहीं करनी चाहिए और बस हमें खुश रहना चाहिए। दादी के साथ अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसीलिए मैं हर एक पल अच्छे से जीना चाहती हूँ और उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। अगर मेरे अंदर तुम्हारा 1% भी गुण आ जाए ना, तो मेरा जीवन तो सार्थक ही हो जाएगा। सच में गौरी, तुम तो एकदम कमाल की हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है साधना, तुम भी अपने हिसाब से बहुत अच्छी हो और हर कोई एक जैसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हाँ, हर कोई अपने अपने तरीके से कमाल और बेमिसाल होता है। बस अपना मन साफ और कर्म अच्छे होने चाहिए। घर वालों के इतनी पूरी तरह से पेश आने के बावजूद भी गौरी के मन में किसी के लिए भी बुरा भाव बिल्कुल नहीं रहता। एक दिन, ये क्या पापा जी, आप फिर से फोन इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी पिछले 15 मिनटों से। डॉक्टर ने आपको कहा है ना कि आपको लैपटॉप और फोन कम से कम इस्तेमाल करना है, और वो भी थोड़ा दूर से, इतनी पास से नहीं। चलिए, लाइए अपना फोन। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? वापस दो मेरा फोन। ये क्या तरीका है गौरी? पापा को उनका फोन वापस कर दो। और मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ चैट कर रहा था, मीटिंग डेट्स फिक्स करनी है मुझे। वापस दो मुझे फोन। अरे कैसे बैठे हो तुम मोहन? इनकी आंखों के डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि पापा जी अगर ज्यादा फोन इस्तेमाल करने लगे तो इनकी आंखों को खतरा हो सकता है। और पापा जी, वो क्लाइंट आपकी सेहत से बढ़कर है क्या? जरा पैसों को छोड़कर जीवन के असली धन के बारे में सोचिए, जो आपकी सेहत और आपका परिवार है। अरे क्या परवर, तुझे तो खुद को भाग्यशाली कहना चाहिए जो तुझे गौरी जैसी बहू मिली है।
जो तेरा अपने पिता की तरह ध्यान रखती है। तेरी इतनी चिंता कर रही है वो, वरना तुम सबके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी कोई तुम्हारे साथ इतनी अच्छी तरह और निस्वार्थ भाव से पेश नहीं आता। दादी की बात सुनकर शाश्वत और मोहन एकदम चुप हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन गौरी और दादी ये तय करती हैं कि वो पूरे परिवार के साथ ट्रिप पर जाएगी। व्हाट? ट्रिप? नहीं नहीं, मेरा सलून में अपॉइंटमेंट है परसों। वही तो, ये पूरा हफ्ता एकदम पैक है और इस हफ्ते हमारी अब तक की सबसे बड़ी डील फाइनल होने वाली है, इसलिए मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, मोहन और मेरा ऑफिस में मौजूद रहना बहुत जरूरी है, इसलिए इस ट्रिप को कैंसिल कर दो, या फिर तुम माँ और साधना तीनों ही चले जाओ। माफ कीजिए पापा जी, लेकिन मैं यहाँ आप सबसे पूछने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो आप सबको ये बताने आई हूँ कि आप सबको ट्रिप पर चलना ही होगा, क्योंकि ये मेरा प्लान है और दादी भी मेरे प्लान से सहमत है। बस करो गौरी, तुम तो सच में बेवकूफ हो। अरे खुद तो दिन भर बस ऐसी ही पड़ी रहती हो घर पर, लेकिन हमें ढेर सारे काम होते हैं बाहर, तो फिर इन सब में तुमने अचानक से ये ट्रिप का प्लान क्यों बना दिया? ऐसा कौन सा काम करती हो माँ जी आप? जरा मुझे भी तो बताइए। वो, अरे तुम्हें क्या करना है? और तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? आपकी बहू हूं मैं। खैर, ये ट्रिप मैंने सिर्फ इसीलिए प्लान की है ताकि हम सब आखिरी बार ही सही, लेकिन दादी के साथ अच्छा समय तो बिता पाए। ना जाने किस पल वो हमें छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए हर पल को वो क्या कहते हैं, हाँ, स्पेशल बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपनी व्यस्त जिंदगी को 2 से 3 दिनों तक पीछे छोड़कर दादी की खुशियों की खातिर इस ट्रिप पर चलिए। आप सबको ना चाहकर भी ट्रिप पर जाना ही पड़ता है, लेकिन वहां जाकर उन लोगों को ये एहसास हो जाता है कि एक साथ रहना किसी कमाई से कम नहीं होता। कितना अच्छा लग रहा है ना शाश्वत, हमारी भागती दौड़ती जिंदगी में से कुछ पल चुरा कर आए हैं हम यहाँ पर एक साथ ही, वरना एक घर में रहकर भी हम एक साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। हाँ अनामिका, जब पूरा परिवार एक साथ आता है तो सच में दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है, और इस सुकून के आगे कोई बिजनेस डील या कोई पैसा नजर ही नहीं आता। देखा गौरी बेटा, तेरे एक फैसले के कारण इन दोनों गधों की मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं, और इसी कारण तो मैंने तुझे अपने पोता बहू के तौर पर चुना है। ऐसा कुछ भी नहीं है दादी। ऐसा ही है बेटा, अब तू मान या ना मान, लेकिन यही सच है। फिर एक दिन जब घर में मेहमान आने वाले होते हैं, तभी देखो गौरी, हमारे घर पर बिजनेस फ्रेंड्स आने वाले हैं, इसलिए तुम उनके सामने भूलकर भी मत आना, समझी कि नहीं? लेकिन पापा जी, जितना कहा है उतना ही करो, ज्यादा लेकिन वेकिन मत करो। अरे असली बेशरम तो तुम लोग हो, जो तुम्हें गौरी को उन मेहमानों के सामने लाने में शर्म आ रही है। मुझे कुछ नहीं पता, गौरी उन मेहमानों के सामने जरूर आएगी, वरना वो मेहमान इस घर में कदम ही नहीं रखेंगे। ओ कौर माँ जी, अब ये क्या नई जिद है आपकी? आप जानती हो ना कि गौरी कैसी है। इसके कपड़े, इसका बोलचाल देखकर ही वो लोग समझ जाएंगे कि ये किस घराने से आई है, और मैं अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती हूँ। अरे परिवार की इज्जत तो तू मिट्टी में मिलाती है। अरे तू तो दुनिया की सबसे बेकार बहू है और गौरी सबसे अच्छी बहू। क्यों? खबरदार, जो इसे किसी ने मेहमानों के सामने आने से रोक दिया तो। इतना कहकर दादी वहां से चली जाती हैं। उफ ओ शाश्वत, ये माँ जी को क्या हो गया है? गौरी गौरी और गौरी, जब देखो तब उसके नाम की ही माला जपती रहती है। डोंट वरी अनामिका, हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे गौरी चाहकर भी बाहर मेहमानों के सामने नहीं आ पाएगी। आइडिया, हम उसे कमरे में बंद कर देंगे, और वैसे भी मेरे कमरे से बाहर आवाज बिल्कुल नहीं आती। हाँ बेटा, यही सही रहेगा, हम उसे कमरे में बंद कर देंगे। लेकिन गौरी को कमरे में बंद करने के बावजूद भी
वो मेहमानों के सामने आ ही जाती हैं और वो उन्हें खाना परोसकर उनके साथ बहुत अच्छे से बात करती हैं। क्या बात है शाश्वत, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तुम्हारी बहू ने। माइंड ब्लोइंग। वाकई में यार, इतने अमीर घर की बहू होने के बावजूद भी गौरी एकदम डाउन टू अर्थ है। और तो और इसकी बातें भी कितनी मीठी हैं, बिल्कुल इसी की तरह। इसीलिए हम ये डील जरूर फाइनल करेंगे, क्यों मिस्टर मल्होत्रा? हाँ हाँ बिल्कुल। गौरी जैसे लोग जिस परिवार में रहते हैं, वैसे लोगों के साथ बिजनेस डील करके हमारा अच्छा ही होगा। क्या सच में? थैंक यू सो मच मिस्टर मल्होत्रा। अब तक की बड़ी डील फाइनल होने के बाद सभी गौरी से ठीक से पेश आने लगते हैं। यो, अब सबने मौन व्रत क्यों धारण किया है? जिस गौरी को तुम सब कमरे में बंद करने आए थे, आज उसी गौरी के कारण अब तक की सबसे बड़ी डील फाइनल हुई है। अरे अब भी समय है, कुछ तो शर्म कर लो। जाने दीजिए ना दादी, आज बहुत खुशी का दिन है। पापा जी और माँ जी, आप लोग बाहर जाकर जश्न मनाइए, पर मैं सबके लिए बढ़िया सी खीर बना कर लाती हूँ। और इस तरह से पहली बार वो लोग बड़े ही प्यार से गौरी के हाथ की खीर खाते हैं। फिर एक दिन जब अचानक से दादी की सेहत खराब हो जाती है, तभी डॉक्टर उन्हें फौरन अस्पताल भर्ती कर लेते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? इज एवरीथिंग ओके? क्या हुआ है दादी को? वो हमारे साथ और कितना समय के लिए रहेगी? वो चली तो नहीं जाएगी ना? आपकी दादी जी को पहले से ही दिल की बीमारी है, लेकिन अब तो उनकी किडनी भी खराब हो चुकी है। अगर आप किसी में से कोई अपनी किडनी डोनेट कर दे तो शायद दादी जिंदा रह सकती हैं। क्या? इसका मतलब माँ जो बस हमारे साथ कुछ ही दिनों की मेहमान थी, वो अब नई किडनी लगाने के बाद ही जिंदा रह सकती है? यस शाश्वत, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये बड़ी ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और ये रेयरली होता है कि दिल की बीमारी जो जान लेने वाली थी, वो अब ठीक हो चुकी है, लेकिन अब उनकी किडनी खराब हो चुकी है। अब सभी किडनी देने के लिए आपस में बातचीत करने लगते हैं। माँ जी के लिए मैं किडनी दे दूंगी। हाँ शाश्वत, अगर हमारी किडनी देकर वो हमारे साथ बची हुई जिंदगी निकाल सकती हैं, तो मैं ये बलिदान खुशी खुशी दे सकती हूँ। आई नो शाश्वत, हमेशा से माँ जी और मेरा रिश्ता खटास से भरा रहा है, लेकिन हाँ, माँ जी ने हमेशा मुझसे प्यार ही किया है। और जहां जहां मैं गलत थी, वहीं पर डांटा है मुझे। इसलिए मैं अब उनके लिए ये जरूर करूंगी। नहीं माँ, आपको ये बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं करूंगी अपनी किडनी डोनेट। दादी मेरी धड़कन है। उन्होंने तो मुझे आपसे और पापा से भी ज्यादा प्यार किया है, इसीलिए उन्हें किडनी तो मैं ही दूंगी। नहीं साधना, तुम ये मत करो, तुम बहुत छोटी हो। मैं दूंगा दादी को किडनी। नहीं बच्चों, तुम दोनों को इतना बड़ा बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी माँ को किडनी मैं डोनेट करूंगा। नहीं पापा जी, आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैंने फैसला ले लिया है कि दादी को किडनी तो मैं ही दूंगी। और वैसे भी एक किडनी पर रहकर अगर मैं मर भी गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई मेरी परवाह थोड़ी ना करता है। इसीलिए ये बलिदान मैं करूंगी, वो भी खुशी खुशी। आप सबकी जिंदगी इतनी सुंदर है, इसीलिए आप लोग ये बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन मेरा क्या है, मैं तो पहले से ही गरीब हूँ, इसीलिए मेरी जान चली भी गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गौरी की ये बातें सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है और वो सब बहुत भावुक हो जाते हैं। तभी वहां पर दादी आती हैं। देखा, आ गए ना इन आंखों में आंसू। अरे गौरी तो है ही ऐसी, जो अच्छे अच्छों को बदल दे। और उसने हमेशा निस्वार्थ भाव से तुम सबको चाहा। तुम सबकी बुराई में भी अच्छाई ढूंढी, लेकिन बदले में तुम लोगों ने उसे क्या दिया? अरे मैंने तो ये सब नाटक किया था। मुझे ना तो कोई दिल की बीमारी हुई थी, ना मेरी कोई किडनी खराब है। क्या? हाँ, अरे तुम सब लोग तो एक नंबर के पागल हो। दिल की बीमारी अचानक से ठीक कैसे हो सकती है? और अचानक से मेरी किडनी खराब कैसे हो सकती है?
ये सब एक झूठ था। लेकिन दादी, आपने इतना बड़ा नाटक क्यों किया? हाँ दादी, हम लोग कितना डर गए थे, क्योंकि इसी नाटक के चलते तुम लोगों ने मेरी आखिरी ख्वाहिश को स्वीकारा और इस बिगड़ते घर को मैं बचाना चाहती थी, सबको एक साथ लाना चाहती थी। लेकिन मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। पर जब से मैंने गौरी को देखा, तब मुझे इसमें हमारे घर की बहू दिखाई दी, जो हमारे घर को जोड़ सकती थी। और इसीलिए मैंने ये आखिरी ख्वाहिश रखी कि तू और मोहन शादी कर ले। और वही हुआ। लेकिन आज देख, वो लोग जो बस अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते थे, वो आज मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने के लिए लड़ रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में एक साथ है। और अभी जाकर मेरा मकसद पूरा हुआ है गौरी। तूने हमारे इस पक्के मकान को घर बना दिया और इसके लिए तेरा बहुत धन्यवाद। वैसे सच कहूं माँ जी, तो आपने ये नाटक करके बिल्कुल सही किया है। अगर आप ये नाटक नहीं करती, तो हम सबको इस बात का एहसास कभी नहीं होता कि इंसान का दिल अमीर होना चाहिए, फिर वो चाहे झोपड़ी में रहता हो या महल में रहता हो। अगर वो इंसान दिल से धनवान नहीं, तो वो इंसान किसी काम का नहीं। हाँ गौरी, तुमसे हमने सीखा है कि रिश्ते पक्के होने पर ही पक्का मकान होता है, वरना वो तो बस नाम का ही पक्का मकान होता है। तुम्हारा मायका जो 3 मंजिला झोपड़ी में रहता है, वो सब इतनी गरीबी में भी कितने एकजुट होकर रहते हैं, खुशी से साथ रहते हैं। उनका कच्चा मकान होने के बावजूद भी उनके रिश्ते पक्के हैं। हाँ पापा, आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने लोगों को ग्रांटेड ले लेते हैं। बाहर वालों से तो बड़ी ही अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन घर वालों से ठीक से 2 मिनट भी बात नहीं करते। घर आए और अपने कमरे में चले गए और बस हो गया। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा हुआ है, कल बात कर लेंगे, अगले महीने ट्रिप पर जाएंगे, ये बाद में कर लेंगे, वो बाद में कर लेंगे। लेकिन इन सब में समय कब हाथ से निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमें अपने परिवार को हर चीज से पहले रखना चाहिए, क्या पता कल हो ना हो। इसीलिए थैंक यू सो मच गौरी, हमें ये सीख देने के लिए। और हमें माफ कर दो गौरी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो तो तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुमने कभी भी किसी बात का बुरा नहीं माना, पर फिर भी आज हमें अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदगी हो रही है। वे सभी गौरी से माफी मांगते हैं और वो उन्हें माफ भी कर देती है, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी से साथ में रहने लगता है। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तू चिंता मत कर बेटा, मैंने तुझे बताया था ना, एक आदमी है जिसने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, और जब तक मैं कोमा में थी तब मैं उसी के घर पर थी। अच्छा, तो अब तो हम अब उसी आदमी के पास जाएंगे। वो बहुत ही भला इंसान है और वो हम दोनों को वहां रुकने के लिए बिल्कुल मना नहीं करेगा। ठीक है माँ, फिर हम दोनों वहीं पर जाएंगे। फिर आहना और तनुजा उस आदमी के घर चली जाती हैं और वो दोनों अब वहीं पर रहने लगती हैं। गिरीश अंकल, मैं चाहे आपको कितनी भी बार थैंक यू क्यों ना बोलूं, वो कम ही रहेगा। अगर उस दिन माँ को एक्सीडेंट से आप नहीं बचाते, तो वो मुझे फिर कभी नहीं मिल पाती। कोई बात नहीं बेटा, अब बस तुम अपनी माँ का ख्याल रखो और हमेशा इनके साथ रहो। तुम्हारे परिवार ने तो इन्हें पराया कर दिया, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। जी अंकल, अब मेरा भी उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रहा। पहली 2 रातें तनुजा आहना के साथ ही सोती हैं, लेकिन उसके बाद में वो गिरीश के कमरे में जाकर सोने लगती है। आहना को उन दोनों के बात करने का ढंग और उनका बर्ताव काफी अजीब लगता है। क्या बात है तनुजा, आज तो तुम एकदम कहर ढा रही हो। सच में, इस आउटफिट में तो तुम एकदम कमाल की लग रही हो। थैंक यू सो मच गिरीश। चलो, अब ज्यादा देर मत करो, वरना हमें पिक्चर के लिए लेट हो जाएगा। ओके बाबा, चलो। फिर वो दोनों मूवी के लिए निकल जाते हैं और ये सब आहना चुपके से देखकर हैरान रह जाती है। मेरे सामने तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कितनी इज्जत से पेश आते हैं।
आप कह के पुकारते हैं और अकेले में तुम करके बात करते हैं। और रात होने पर माँ मुझे अकेला छोड़कर गिरीश अंकल के कमरे में चली जाती है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। वही दूसरी तरफ एक हफ्ता बीत गया है और आहाना के बिना ये घर कितना सूना सूना लग रहा है। ना जाने वो कहाँ पर होगी, कैसी होगी। अरे तुम्हें उसकी कितनी चिंता लगी हुई है, लेकिन उसे तुम्हारी कुछ भी नहीं पड़ी। उस लड़की ने हमारी जगह पर अपनी माँ को चुना और वो अपनी माँ के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि अगर उसे उसकी माँ की सच्चाई भी बताई जाए तो फिर भी वो लड़की उस पर यकीन नहीं करेगी और उल्टा हम लोगों को ही दोष देगी। काश उस लड़की को समझ आता कि वो जिसे अपनी सगी माँ कह रही है वो औरत कितनी बुरी है। 5 साल की थी आहाना जब तनुजा उसे तेरे पास अकेला छोड़कर उसके बॉयफ्रेंड गिरीश के साथ चली गई। अरे तूने तो तनुजा को वापस बुलाने का कितना प्रयास किया, लेकिन वो औरत वापस नहीं आई। वही तो पापा, मेरे बारे में तो छोड़ ही दो, लेकिन उसने अपनी बच्ची के बारे में भी कुछ भी नहीं सोचा। ऐसा कौन करता है भला? अनुपम जी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। इतने सालों तक तनुजा दीदी दूर रही और अब वो वापस आ गई है और चंद ही दिनों में वो आहाना को लेकर भी गई। कहीं इन सब के पीछे उनकी कोई साजिश तो नहीं ना? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर उसे कुछ करना होता तो वो पहले ही कर देती। और इस बार तो गलती आहाना की भी है, क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी है तो उसे भी थोड़ा समझना चाहिए ना। हाँ पापा, आपने सही कहा। और जाने दो, बचपन से वो अपनी सगी माँ के लिए कितना तड़पती आई है, और अब जब उसे वो फाइनली मिल गया है तो उसे उसी के पास रहने दो। वैसे भी उसे यहाँ पर जबरदस्ती रुकाने से अच्छा यही होगा कि वो वापस अपनी सगी माँ के पास रहे। क्यों पापा? हाँ अनुपम बेटा, मैं तेरी बात से सहमत हूँ। फिर एक दिन जब बहाना जॉब से घर आती है तभी, पर ये क्या, माँ और अंकल तो घर पर ही नहीं है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ ने तो खाना भी नहीं बनाया और उन्हें तो ये पता भी था कि आज मेरा व्रत है और मैं दिन भर भूखी रहूंगी, लेकिन पता नहीं फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर बाद में जब तनुजा और गिरीश घूमकर वापस लौटते हैं तभी, सॉरी बेटा, वो गिरीश और मेरा अचानक से मन हुआ घूमने का, इसीलिए हम चले गए। और मैं तो भूल ही गई थी कि आज तेरा व्रत है। लेकिन तू चिंता मत कर, ये ले, मैंने तेरे लिए ये पनीर पफ लाया है, तुझे बहुत पसंद है ना? अरे क्या माँ, आप भी, इस पफ से मेरा पेट कैसे भरेगा? और अगर आपको कुछ बनाना ही नहीं था तो आप मुझे पहले ही बता देती ना, मैं बाहर से ही कुछ खाकर आ जाती। खैर, जाने दो, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी बेटा, अगली बार से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चल, अब ये पफ खा ले और जाकर आराम कर, फिर कल सुबह तुझे जॉब पर भी तो जाना है ना। हाँ माँ, पर मुझे एक बात कहनी थी। हाँ बोलना बेटा। आपको नहीं लगता क्या कि आप और अंकल कुछ ज्यादा ही करीब हो? मतलब, माना कि उन्होंने आपकी जान बचाई है और आपके लिए इतना सब किया है, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप दोनों केवल दोस्त हो। आई एम सॉरी माँ, लेकिन मुझे आपका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर लगता है। नहीं बेटा, ये तू कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है और वो ऐसा ही है। देख, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं, तेरी कसम। ठीक है माँ, मुझे पता है कि आप मेरी झूठी कसम नहीं खाओगे। एंड आई एम रियली सॉरी। आपको मेरी बातों का बुरा लगा होगा ना? अरे नहीं बाबा, तेरे मन में जो भी है वो बेझिझक होकर बोला कर, क्योंकि मुझे तेरी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। ठीक है माँ। तनुजा के कहने पर आहाना को तसल्ली मिलती है। लेकिन एक दिन जब आहाना बिना बेल बजाए घर के अंदर आती है तभी वो उन दोनों को बात करते हुए सुन लेती है। अरे हाँ बाबा, समझ गया मैं। अब से हम दोनों कम से कम ही बात किया करेंगे उसके सामने।
अब यही रास्ता है हमारे पास, क्योंकि उसे शक होने लगा है। और तुम तो जानते ही हो ना कि उसे मेरे पास यहाँ लाने का क्या मकसद है। हाँ मेरी जान, मैं अच्छे से जानता हूँ। पर अगर मेरा वो मकसद पूरा हुआ तो वो हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा। इसलिए प्लीज थोड़ा अपने जज्बातों पर काबू रखो और उसके सामने सिर्फ एक दोस्त बनकर रहने की ही एक्टिंग करो। ये दोनों क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मुझे यहाँ लाने के पीछे इनका क्या मकसद हो सकता है? उनकी बातें सुनकर आहना परेशान हो जाती है और वो इसी सोच में रात भर सो ही नहीं पाती। और अब गिरीश और तनुजा आहना के सामने करीब आना कम कर देते हैं। फिर एक रोज आहना का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जिस कारण वो घर पर ही आराम करती है। और उसी दौरान उसका फोन भी खराब हो जाता है। देखो ना माँ, मेरा फोन खराब हो गया है, प्लीज इसे ठीक करा कर लाओ ना। ओफो आहना, तुझे इस फोन की पड़ी है। मैं तो कहती हूँ कि तू आराम कर। वैसे भी डॉक्टर ने तुझे 1 महीना कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए कहा है, तो अब तुझे फोन से क्या काम है? मैं बाद में ठीक करा लाऊंगी इसे। पर माँ, इतना कहकर तनुजा वहां से चली जाती है और आहना को अपने कमरे में रहकर गिरीश के कमरे से तनुजा और गिरीश के हंसने मजाक करने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक वक्त था जब मैं बीमार होती तो दीपिका मेरी रात भर जागकर देखरेख करती, लेकिन यहाँ तो मेरी सगी माँ अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक करने लगी है। ना तो उन्होंने मुझे हल्दी वाला दूध दिया और ना ही मेरे कमरे की सफाई की। वो तो मेरा कुछ भी नहीं करती। माँ का स्वभाव इतना कैसे बदल सकता है? पहले तो ये ऐसी बिल्कुल नहीं थी। आज मुझे दीपिका पापा और दादाजी की बहुत याद आ रही है, लेकिन अफसोस मैं उन लोगों से बात भी नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ जब दीपिका आहना को कॉल करने की कोशिश करती है, तभी नहीं उठाया ना उसने तुम्हारा फोन? जी, नहीं उठाया। देखा, कितनी अकड़ है उसमें। यहाँ पर हम ही बेवकूफ हैं जो उसके बारे में इतना सोच रहे हैं। वो तो अपनी माँ के साथ जाकर हमें पूरी तरह भूल चुकी है। लेकिन माँ, उसे कॉल करने की आपको क्या जरूरत थी? और आप उसे क्यों नहीं भूल जाती? अरे मैं क्या मर गई हूँ क्या? उल्टा मैं तो आपकी सगी बेटी हूँ। ऐसा नहीं है कीर्ति बेटा, मेरा दिल कॉल करने से मुझे नहीं रोक पाया। और बेटा, ये सब इतना आसान नहीं होता। एक माँ का मन भी बहुत चंचल होता है, वो सही गलत नहीं समझता। अरे वो तो बस अपने बच्चे की फिक्र करना जानता है। फिर भले ही मेरी आहना ने मुझे अपनी माँ माना हो या ना माना हो, लेकिन मैं तो हमेशा ही उसे अपनी बच्ची मानती हूँ। ओ गॉड माँ, आपको समझाने का तो कोई मतलब नहीं है। आहना के बगैर दीपिका का मन ही नहीं लगता। और इसीलिए अब अनुपम किसी तरह तनुजा का पता लगा लेता है। दीपिका, मुझे आहना का पता मिल चुका है। सच में? चलो अच्छी बात है। और मैं जानती हूँ कि हमें देखकर वो हमसे बात भी नहीं करेगी, लेकिन मैं उसे बस देखना चाहती हूँ। मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा। मैं समझ सकता हूँ दीपिका, एक बाप होने के नाते मुझे भी हर वक्त उसकी याद सताती है। चलो हम अपनी बेटी से मिलकर आते हैं। हाँ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फिर वो दोनों तनुजा के घर पहुंचते हैं, लेकिन वो उन्हें दरवाजे पर ही सुनाने लगती है। नहीं, मैं तुम दोनों को उससे नहीं मिलने दूंगी। क्या? हाँ, हम दोनों माँ बेटी आप सबसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, तो फिर तुम यहाँ पर हमारी खुशियाँ छीनने क्यों आए हो? अपनी ये बकवास बंद करो तनुजा। आहना मेरी भी बेटी है, और जितना हक तुम्हारा उस पर है उतना ही मेरा भी हक है उस पर। हटो सामने से। आहना, आहना बाहर आओ बेटा, पापा आए हैं। अरे चुप रहिए, और जिस रास्ते से आए हैं उसी पर वापस लौट जाइए। मैं सब जानता हूँ तनुजा। अरे तुम तो एक नंबर की धोखेबाज औरत हो। जब आहना छोटी थी तब कहाँ पर गई थी तुम्हारी ये ममता? इतने सालों तक सो रही थी क्या तुम? बोलो। आपसे मतलब? वो बहाना मेरे साथ रहना चाहती है, ना कि आपके साथ।
अरे तुम किसी की नहीं हो सकती। तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड गिरीश के साथ रहने के लिए तुमने अपनी छोटी बेटी और पति को छोड़ दिया था और चली गई उसके पास। अहाना तो इस राज को नहीं जानती और हमने भी उसे आज तक कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि हम अगर उसे ये बात बता भी देते तब भी वो हम पर विश्वास नहीं करती। अरे इतना प्यार करती है वो तुमसे, बेचारी मेरी बेटी। अब इतने सालों बाद भी तुम्हारा कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। अच्छा, अब समझ आया मुझे। तुम ये सब उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी हड़पने के लिए कर रही हो। अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो। ये कोई फालतू की बकवास नहीं है तनुजा, यही सच्चाई है और तुम्हें उससे फायदा है और इसीलिए तुम वापस आई हो। और तुमने ऐसे हालात जानबूझकर पैदा किए जिससे आना घर छोड़कर तुम्हारे साथ आए। अरे कितनी बुज़दिल औरत हो तुम। तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बस बहुत हुआ, अब निकलो यहाँ से। इसके आगे और मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। रुक जाओ तनुजा, मुझे आहाना से मिलना है। तनुजा अनुपम के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और जैसे ही वो पलटती है वो अपने सामने आहाना को देखती है और उसने सब कुछ सुन लिया होता है। आहाना तुम देखो बेटा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक बार मेरी बात सुनो। नहीं माँ, अब मैं कोई 5 साल की आहाना नहीं रही जिसे आपने ऐसे ही छोड़ दिया था। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और मैंने पापा की सारी बातें सुन ली है। आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है माँ। मुझे तो आपकी हरकतों पर शक पहले से ही हो चुका था, लेकिन आपने मेरी झूठी कसम खाकर मुझे चुप करा दिया। लेकिन अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। मर चुकी हो आप मेरे लिए। और आपको क्या लगता है आप नहीं तो मैं बिन माँ की बेटी रहूंगी क्या? नहीं, मेरी भी माँ है और वो है दीपिका जी। उन्होंने हमेशा मुझे सच्चे दिल से प्यार किया है, लेकिन मैं ही पागल थी जो आज तक उन्हें समझ नहीं पाई। नहीं आहाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज रुक जा आहाना। फिर आहाना तनुजा को छोड़कर वापस अपने पापा के घर चली जाती है और तनुजा भी अब उसे रोक नहीं पाती। आप सब मुझे माफ कर दीजिए और खास करके आप दीपिका जी। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है और आज तक मैंने आपके साथ इस तरह से जो बर्ताव किया है उसके लिए ये माफी कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। लेकिन अब आप ही मेरी माँ हो और मैं सारी उम्र सिर्फ आपकी बेटी बनकर ही गुजारना चाहती हूँ। आपने ये साबित कर दिया है कि सच्चे रिश्ते खून के ही हो। ये कोई जरूरी नहीं है। मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ और आज तक जितना मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया उसके बावजूद भी आपने मुझ में और कीर्ति में कोई फर्क नहीं किया। हम दोनों को आपने बराबर का प्यार दिया है और इसके लिए थैंक यू सो मच माँ। मेरी बच्ची, माँ सुनने के लिए मैं कब से तरस गई थी। फिर आहाना दीपिका के गले लगती है और इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और पूरा परिवार खुशी से साथ रहने लगता है। अब तुम चुप क्यों हो पराग? जल्दी बोलो, क्या है तुम्हारा जवाब? ठीक है मिताली, मैं पापा जी को उनके पैसे वापस लौटा दूंगा क्योंकि मेरी सैलरी भी आ चुकी है। इसीलिए तुम उस बात की फिक्र मत करो। चलो अच्छा है, और तुम मेरी बात का बुरा मत मानना क्योंकि मैं वही कर रही हूँ जो सही है। हाँ मिताली, मैं समझ सकता हूँ और तुम सही कह रही हो। ये पैसे पापा जी की मेहनत के पैसे हैं। उनसे ऐसे पैसे लेना शोभा नहीं देता और मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है। तुम्हारे व्यवहार में इतना अच्छा बदलाव देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है पराग, और तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए अपने आप को इतना बदल दिया। तुम दोनों की खुशी को किसी की नजर ना लगे। भगवान करे तुम दोनों ऐसे ही एक साथ रहो। फिर पराग शैलेश को किराए के और एसी और गीजर के पैसे दे देता है और ये सब देखकर मिताली के मन में पराग की अच्छी छवि बन जाती है। हाँ भाभी, जब से मैं यहाँ पर वापस रहने आई हूँ पराग काफी बदल चुका है और ये वाले पराग को देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह मिताली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ।
समय के साथ साथ नंदोई जी और लाजवती काकी आखिरकार ठीक हो ही गई। अब तुम दोनों ऐसे ही खुश रहना। हाँ भाभी, लेकिन ये सब कुछ आपके ही कारण हुआ है, क्योंकि एक भाभी होने के बाद भी आपने अपनी ननद का बहुत साथ दिया है। अरे चुप रहो मिताली, ज्यादा सेंटी मत बनो। अब पराग मिताली पर जानबूझकर खूब प्यार बरसाता है और वो उसके लिए कभी तोहफे लाता है तो कभी उसके साथ अच्छा वक्त बिताता है। फिर एक रोज, ये देखो मिताली, ये हमारे टिकट से हम राजस्थान घूमने जा रहे हैं। अरे वाह, राजस्थान? हाँ मिताली, मुझे माँ जी से पता चला कि तुम्हें राजस्थान जाने की बहुत इच्छा है, इसीलिए हम दोनों वहीं पर जाएंगे। शुक्रिया पराग। फिर पराग और मिताली दोनों राजस्थान घूमने जाते हैं और वहां पर खूब मजे करते हैं और उन्हें ऐसे साथ में देखकर इंदु और शैलेश को भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखो इंदु, मिताली और दामाद जी का नया स्टेटस। आज वो लोग उदयपुर में हैं। कितनी सुंदर तस्वीरें खींची है। अरे वाह, क्या बात है। मैंने कहा था ना, आपस में बात करके सब निपटाया जाता है, पर ये बहू और भुवन ही हमें रोक रहे थे, बेवकूफ कही के। लेकिन माँ जी, अगर मिताली अपना ससुराल छोड़कर यहाँ पर नहीं आती तो आज भी वही का वही सब कुछ होता। उसने आज इतना बड़ा कदम उठाया, तभी जाकर नंदोई जी की आंखें खुली और उन्हें और उसकी माँ को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। बीते हुए कल में जो भी हुआ उसे भूलकर हम बस अपने आने वाले कल की तरफ ध्यान देंगे और यही कामना करेंगे कि मिताली और दामाद जी में बस ऐसे ही प्यार बना रहे। हाँ शैलेश जी, आपने एकदम सही कहा। फिर राजस्थान से लौटने के बाद, अरे मिताली बहू, तू जाकर आराम कर ले, आज रात का खाना मैं बना देती हूँ। लेकिन माँ जी। अरे रहने दे बहू, तू घूम कर आई है और तूने ठीक से आराम तक नहीं किया है, इसीलिए कह रही हूँ, जाकर आराम कर ले, वरना तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। ठीक है माँ जी। सच में ये सब किसी सपने से कम नहीं लग रहा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं हमेशा से एक ऐसा ही ससुराल चाहती थी। फिर एक दिन पराग अपने ससुराल वालों को खाने पर बुलाता है और वो उनके लिए बढ़िया बढ़िया से तोहफे भी लाता है। अरे दामाद जी, अब इन सब की क्या जरूरत थी? हाँ दामाद जी, माँ जी, पापा जी, आप मुझे अपना दामाद नहीं बल्कि बेटा मानकर ये रख लीजिए। बड़े दिल से मैंने आप लोगों के लिए ये तोहफे लाए हैं। हमेशा खुश रहिए और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। सदा सुखी रहिए। धन्यवाद दामाद जी। मेरे परिवार वालों के लिए इतना सब करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पराग। ओफो मिताली, क्या तुम भी? माँ जी, पापा जी, आप अपनी बेटी को समझा कर रखिए। रोजाना दिन में ये 50 बार मुझे और माँ को बस धन्यवाद और शुक्रिया ही बोलती रहती है। अरे हम पराए थोड़ी ना है। अगर अपने ही अपनों के लिए ये सब नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हाँ दामाद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सबको लगता है कि लाजवती और पराग अब वाकई में सुधर चुके हैं, लेकिन वो सब उनकी असलियत से अनजान होते हैं। पराग बेटा, अब तू जो भी कर रहा है ना, वो सब एकदम सही है। ऐसे ही अगर तू मिताली और उसके घर वालों का दिल जीतता रहा तो वो लोग तुझे अपने सर आंखों पर बिठाएंगे। हाँ माँ, उसी के लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। हाँ बेटा, इन लोगों के पास से हमें और भी अच्छे से वसूलना है। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ कि कैसे मिताली ने रातों रात कार बेच दी और साथ ही कैसे वो हमारे साथ लड़ती झगड़ती रही। दहेज कम देकर इन लोगों ने हमारे साथ सही नहीं किया। अब तो इन लोगों को उसका भुगतान करना ही होगा। ये लोग उसी लायक है। फिर एक दिन, क्या हुआ पराग, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मेरी जॉब चली गई मिताली। क्या? अरे ये तो क्या कह रहा है पराग, ऐसे कैसे चली गई तेरी जॉब? तुझसे कोई गलती हुई क्या, या फिर तेरा काम किसी को पसंद नहीं आया? बताना बेटा, क्या हुआ है? हाँ पराग, कुछ तो बोलो। अब मैं आप दोनों को क्या बताऊं? मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी बहुत बड़े लॉस में जा चुकी है और इसीलिए ऐसे अचानक से बॉस को कंपनी बंद करनी पड़ी। उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है। हे भगवान, अब क्या होगा? अब जब तक मुझे कोई नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा।
क्या कर सकते हैं, मेरा कोई और कमाने का जरिया भी नहीं है और ना ही मेरा कोई अपना है जो मुझे पैसों की मदद कर सके। घर में खर्च करने के लिए तक पैसे नहीं है मेरे पास। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? अपने आप को संभालो पराग, कोई बात नहीं। अब जो हुआ सो हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन अब पछताने की जगह पर इस दुविधा का हमें हल निकालना पड़ेगा। और इस दुनिया में ऐसी कोई दुविधा नहीं है जिसका कोई हल निकाला नहीं जा सकता। हाँ बेटा, मिताली बिल्कुल सही कह रही है। तू हिम्मत मत हार और नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है तुझे नई और अच्छी जॉब जरूर मिलेगी, वो भी जल्द ही मिलेगी। हाँ माँ, बस ऐसा ही हो जाए। पराग ये सब नाटक करता है। वो अब मिताली को कहता है कि वो इंटरव्यू देने जा रहा है, जबकि वो कहीं भी इंटरव्यू देने जाता ही नहीं और बस यहाँ वहाँ घूमकर तफरी करता है। और घर में पैसा ना होने के कारण अब मिताली खुद अपनी माँ से पैसे मांगकर पराग को देती है। लेकिन मिताली, ये पैसे तुमने अपनी माँ से क्यों मांगे? अरे कोई बात नहीं पराग, और ये मुश्किल घड़ी सिर्फ तुम पर नहीं, एक तरह से मुझ पर ही आई है। इसीलिए इन पैसों को रख लो, क्योंकि तुम रोज इंटरव्यू के लिए जाते हो। तुम्हें आने जाने और बाहर नाश्ता पानी करने में काम आएंगे। बाकी घर खर्च और माँ जी की दवाइयों के लिए मैंने थोड़े फार पैसे साइड में रख लिए हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मिताली। क्या तुम भी पराग? जब मैं तुम्हें शुक्रिया बोलती हूँ तब तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो फिर तुम खुद शुक्रिया क्यों बोल रहे हो? हाँ, माफ करना मिताली। कोई बात नहीं पराग। अब मिताली घर की स्थिति देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है और अब वो भी अपने लिए जॉब ढूंढने लगती है। और एक हफ्ते तक ढूंढने के बाद उसे एक अच्छी जॉब मिल जाती है। कमाल की बात है मिताली, यहाँ पराग इतने दिनों से नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन इसे नौकरी बिल्कुल नहीं मिली। लेकिन तुझे तो नौकरी एक हफ्ते में ही मिल गई। हाँ माँ जी, मेरी कंपनी में रिश्तेदार एक साथ काम नहीं कर सकते, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ गई, वरना मैं और पराग दोनों उसी कंपनी में जाते काम करने। और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे इतनी जल्दी जॉब मिल गई। चलो अच्छी बात है मिताली, और बधाई हो। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे होते हुए अब तुम्हें काम पर जाना पड़ेगा और घर भी संभालना होगा। कितना बुरा पति हूं ना मैं। कहीं से जाकर अब मेरी अकल ठिकाने पर आई है और मैं तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन देखो ना, अचानक से मेरी जॉब भी छूट गई। अरे कोई बात नहीं पराग, अगर एक बेटा घर को संभाल सकता है तो बहू क्यों नहीं संभाल सकती? तुम और माँ जी मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। और खबरदार, जो अपने आप को तुमने बुरा कहा तो, अरे तुम भी तो रोज तपती धूप में बाहर इंटरव्यू देने जाते हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें जल्द से जल्द कोई अच्छा सा जॉब मिल जाए। शुक्रिया मिताली, तुम मेरे लिए बहुत कर रही हो और तुम्हारी जैसी बीवी हर लड़के को मिले। पराग अब और भी ज्यादा बेफिक्र हो जाता है। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। अरे पराग, अभी तक तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिली क्या? एक महीने से ऊपर हो चुका है अभी तो। नहीं मिताली, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ किसी ना किसी कारण से रिजेक्ट ही हो रहा हूँ। पता नहीं मेरी किस्मत में आखिर क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अब थक चुका हूँ। अरे ऐसे मत बोलो पराग, सब ठीक हो जाएगा। बुरा वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है, बस हमें इसमें हारना नहीं चाहिए और हर मुश्किल का डटकर सामना करना चाहिए। मेरी सहेली जीनल एक एचआर है जो खुद ही अपने एचआर दोस्तों को कहकर जॉब लगवा देती है। मैं एक बार उससे बात कर लेती हूँ, शायद तुम्हारे जॉब का कुछ हो जाए। लेकिन मिताली, कुछ नहीं, तुम बात कर लो अपनी सहेली से। अगर मुझे जॉब लग जाए तो अच्छी ही बात है ना। हाँ पराग, वो तो है। ओ तेरी, अब अगर इसने अपनी सहेली की मदद से मुझे जॉब लगवा दी तो मैं क्या करूँगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, ये जिनल को कॉल करे, उससे पहले मैं ही जिनल का नंबर इसके फोन से डिलीट कर देता हूँ। फिर पराग मिताली की सहेली जिनल का फोन नंबर उसके फोन से डिलीट कर देता है, जिसके बाद मिताली उसे फोन लगा ही नहीं पाती। फिर अगले दिन, माफ करना पराग,
लेकिन शायद जिनल का फोन नंबर मेरे फोन से डिलीट हो गया है और वो कहीं सोशल मीडिया पर भी नहीं है। और तुम तो ये कह रहे हो कि तुमने हमारे एरिया में लगभग हर जगह पर जॉब ढूंढ ली है। हाँ मिताली, मैंने सब जगह ट्राई किया है। ठीक है पराग, देखती हूँ मैं भी साइड बाय साइड कोशिश करती हूँ। फिर एक दिन जब मिताली घर पर जल्दी आ जाती है तभी वो पराग और लाजवती की बातचीत सुन लेती है। इसे कहते हैं मजे वाली लाइफ। अरे मैं क्या कोई पागल हो क्या जो अपनी बीवी को संभालूं, उसके भी खर्चे उठाऊं और अपने भी खर्चे उठाऊं और उसके मायके वालों से भी कुछ ना लूं। ये कहाँ का न्याय है। इसीलिए मैंने उसे मनाने का नाटक किया और उससे झूठ कहा कि मेरी कंपनी बंद हो चुकी है, जबकि असल में तो वो चालू है। अब तो वो ऐसे ही काम करके घर भी संभालेगी और बाहर का भी संभालेगी और हम दोनों मस्त आराम फरमाएंगे। बिल्कुल सही कर रहा है तू बेटा। उस निकम्मी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इसका मतलब आप दोनों ने ये सब नाटक किया है। छी, कितने गिरे हुए लोग हो आप दोनों। मिताली, अच्छा हुआ जो मेरे सामने आप दोनों की असलियत आ गई। अरे मिताली, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो। अरे चुप रहो तुम तो। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म पराग, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। दहेज कम दिया, इसीलिए तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरे परिवार से कुछ ना कुछ वसूलने की कोशिश की। और जब मैं घर छोड़कर चली गई तो मुझे तुम झूठ मूठ का मनाकर फिर से यहाँ पर लेकर आए और वापस अपनी चाले चली। अरे लानत है तुम दोनों पर। मैं ऐसे दहेज के लालची लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। और मैंने आप दोनों की रिकॉर्डिंग कर ली है और इसे जाकर मैं अपने माँ पापा को सुनाऊंगी। क्या? मिताली अब हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चली जाती है और इंदु और शैलेश उस रिकॉर्डिंग को सुनकर एकदम हैरान रह जाते हैं। उसके बाद शैलेश पराग के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। पापा जी, मत कह मुझे पापा जी। तुझ जैसा नालायक आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे दामाद जी है इसीलिए हम तेरी हर गलती को नजरअंदाज करके माफ करते गए, लेकिन तूने मेरी बेटी और हमारे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया। तुझे शर्म नहीं आई क्या ये सब करते हुए? मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मैं पक्का सुधर जाऊंगा। बस मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। अब तेरा हमसे कोई नाता नहीं है और हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे, वो भी तलाक के लिए। ये सुनकर पराग के होश उड़ जाते हैं। अंत में मिताली और पराग का तलाक हो जाता है और उसके बाद मिताली अपने मायके में खुशी से रहने लगती है।